हेलो दर्शकों, आज मैं लाइफ साइंस का सेल चैप्टर का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का जो सेकेंड पार्ट है वो लेके आए हैं। फर्स्ट पार्ट में हम सेल का इतिहास, सेल का परिभाषा, बड़ी कोशिका, छोटी कोशिका, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और कुछ कोशिकाओं के बारे में हम जानकारी दिए हैं। इसका लिंक हम पीछे वाला का लिंक इसमें दे देंगे, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। और आज जो है कुछ और सेल ऑर्गेनेल्स जो बचा हुआ है उसके बारे में अभी हम बताने जा रहे हैं। आप अच्छी तरह से ध्यान से देखिए। तो चैनल देखने वाले सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। अब मैं शुरू करने जा रहा हूं, उसको आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहला देखिए सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, ये जो सेंट्रोसोम है ये कोशिका के केंद्रक के ठीक ऊपर ये कोशिका है और ये जंतु कोशिका, याद रखिएगा, जंतु कोशिका के केंद्रक के ठीक ऊपर एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जिसको कि हम कहते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम तो जंतु कोशिका के साइटोप्लाज्म में केंद्रक के ऊपर उपस्थित वैसे अंगाणु जो कोशिका विभाजन में सहायता करता है उसे ही हम कहते हैं सेंट्रोसोम। याद रखिएगा, ये केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, ये पौधे कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। अब ये सेंट्रोसोम का रचना किससे होता है? सो देखिए, सेंट्रोसोम का रचना दो प्रकार के पार्ट के द्वारा होता है। पहला होता है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल, और दूसरा होता है सेंट्रियस्फेयर, सेंट्रियस्फेयर। अब ये सेंट्रियस्फेयर क्या है और सेंट्रियोल क्या है इसके बारे में आप समझ लीजिए। देखिए, ये लंबे लंबे पीपे के समान रचना होता है सेंट्रोसोम के भीतर, जिसको कि हम सेंट्रियोल कहते हैं। और इसके चारों तरफ साइटोप्लाज्म का एक गाढ़ा लेयर उपस्थित होता है, साइटोप्लाज्मिक लेयर उपस्थित होता है, इसको सेंट्रियस्फेयर कहते हैं। तो ये हो गया सेंट्रियस्फेयर, है ना, और ये हो गया सेंट्रियोल। ठीक है, रचना समझ में आ गया। ये दो प्रकार के रचना के मिलने से बना होता है, इसको याद रखिएगा, यही इसका मुख्य बनावट है, मुख्य संरचना है। ठीक है, ये केवल जंतु कोशिका में ही उपस्थित होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका मुख्य फंक्शन जो है, इसका काम क्या है? तो इसका मुख्य फंक्शन है सेल डिवीजन में मदद करना। अर्थात जंतु कोशिका का कोशिका विभाजन जब होता है तो उस कोशिका विभाजन में ये सेंट्रियोल और सेंट्रियस्फेयर टूट जाता है और सेंट्रियोल दो भागों में बढ़ जाता है और अलग अलग ध्रुवों पर चले आते हैं और ये स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है। और स्पिंडल फाइबर का निर्माण करने के बाद ये बाद में ये जो है क्रोमोजोम से जुड़ जाता है और क्रोमोजोम से जुड़ करके ये फिर नए नए कोशिका बनाने में मदद करता है। तो इस तरह से ये कोशिका विभाजन में ही सहायक होता है, इसलिए सेंट्रोसोम का मुख्य फंक्शन यही है। अब हम दूसरा कोशिकांग के अंदर आते हैं। दूसरा कोशिकांग क्या है वो हम लोग देख लेंगे। दूसरा कोशिकांग जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में माइटोकॉन्ड्रिया नाम सुने होंगे, 8th क्लास में ही पढ़े होंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये वनस्पति और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये दोहरी दीवार वाली रचना है। जो बाहर का दीवार है उसको आउटर लेयर कहते हैं और जो अंदर का दीवार है उसको इनर लेयर कहते हैं। लेकिन फर्क यही है कि बाहर का दीवार पोरस होते हैं, छिद्रयुक्त होते हैं, लेकिन अंदर का जो दीवार होता है वो उंगली के समान रचना इस तरह से निकला हुआ रहता है। इसको हम, जो उंगली के समान रचना निकला हुआ रहता है, इसको हम क्रिस्टी कहते हैं। इसका नाम क्या है? क्रिस्टी। तो क्रिस्टी नाम है इसका। और इसमें क्या होता है, छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं
इस कण का नाम होता है ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम। और यहां पर क्या होता है, एटीपी तैयार होता है। अब कहिएगा एटीपी क्या है? एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। याद रखिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म होता है। और ये एटीपी यहाँ पे निर्मित होता है। इसके अंदर में कुछ लिक्विड भरे हुए रहते हैं जिसको कि मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया में देख लिए क्या 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 है, क्रिस्टी है, मैट्रिक्स है, ऑक्सीसोम है, और इसके अंदर एटीपी का निर्माण होता है। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल या एनर्जी का सिक्का। ये जो एटीपी है इसको एनर्जी का सिक्का भी कहते हैं, मतलब क्वाइन ऑफ एनर्जी। क्वाइन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सिक्का, या करेंसी ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हैं। चलिए क्वाइन नहीं बोले, करेंसी बोले। करेंसी भी सिक्का को ही कहते हैं, करेंसी ऑफ एनर्जी। तो नाम याद रखिएगा, एटीपी का दूसरा नाम करेंसी ऑफ एनर्जी भी है। और ये जो कोशिकांग है इसका नाम पावर हाउस ऑफ सेल भी है, क्योंकि ये कोशिका को ऊर्जा उत्पन्न करने में सहायता करता है। अब कहिएगा ये ऊर्जा उत्पन्न करता कैसे है? तो देखिए, जो भी सेल के अंदर खाद्य पदार्थ पहुंचते हैं, वो जो ग्लूकोज होते हैं, जो मटेरियल का रेस्पिरेशन होता है या फिर हम कह सकते हैं श्वसन होता है, वो दरअसल ग्लूकोज होते हैं। ग्लूकोज जब इसके अंदर आते हैं तो वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के सहायता से विघटित हो जाता है, और विघटित होकर के CO2 प्लस H2O और प्लस एनर्जी निकालता है। तो ये जो एनर्जी निकलता है वो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से ही निकलता है, CO2 H2O और एनर्जी। तो चूंकि एनर्जी उत्पन्न करने का काम यहीं पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, रेस्पिरेशन का काम माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, और जटिल खाद्य पदार्थों का विघटन करके उससे ऊर्जा उत्पन्न करने का काम करता है। इसलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ ए सेल भी कहते हैं। तो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानकारी मिल गया, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य फंक्शन क्या है? तो इसका मुख्य फंक्शन यही है कि ये कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पन्न करने का काम करता है। कोशिकाओं में कोशिका का श्वसन क्रिया करने में सहायक होते हैं। दूसरा, यह ग्लूकोज का विघटन कर ऊर्जा का निर्माण करते हैं। एक चीज और जानिए कि इसके ऊपर डीएनए और प्रोटीन निर्माण करने की क्षमता भी होते हैं, अर्थात ये अपना डीएनए और प्रोटीन भी निर्माण कर लेते हैं, अर्थात प्रोटीन संश्लेषण में भी ये सहायक हो सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारा काम है, लेकिन मुख्य काम इसका जो है वो ऊर्जा उत्पन्न करना है, ये याद रखिएगा। अगर कहीं क्वेश्चन आ भी जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर क्यों कहते हैं, तो सीधा लिखना है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो जटिल कार्बोहाइड्रेट है उसको विघटित कर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और इसके साथ साथ एनर्जी उत्पन्न करता है, उसको विघटित कर ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिसके कारण इसको हम पावर हाउस ऑफ ए सेल भी कहते हैं। क्लियर? अब माइटोकॉन्ड्रिया के आगे हम निकलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आता है राइबोसोम। अब राइबोसोम क्या है सो देखिए। राइबोसोम दो प्रकार के रचना से मिलने से बना होता है। अब बताइए ये दो प्रकार के जो रचना है उसमें क्या क्या होता है? इसमें एक होता है आरएनए और दूसरा होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है और होता है प्रोटीन। तो ये दो रचना मिलकर के बनता है राइबोसोम, आरएनए और प्रोटीन, यानी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और इसके साथ साथ प्रोटीन भी इसमें मिला हुआ होता है, और ये दोनों मिलकर के राइबोसोम का कण मिलता है।
अब राइबोसोम कहते किसको है, तो लिखेंगे कि जंतु अथवा पेड़। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि इसका रचना में आरएनए और प्रोटीन दो उप इकाई इसका होते हैं और ये दो उप इकाई के मिलने से बने हुए होते हैं। इसका फंक्शन क्या है सो देख लीजिए। इसका मुख्य फंक्शन क्या है, ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। इसका जो एक प्रमुख पहचान है वो देखिए, ये किसी लेयर के द्वारा घिरे हुए नहीं होते हैं, अर्थात ये आवरण विहीन रचना है, आवरण विहीन कोशिकांग है। कहाँ पाया जाता है, तो साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है हर स्थानों में। इसके साथ साथ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी पाए जाते हैं और केंद्रक झिल्ली के ऊपर भी ये दानेदार कण के रूप में पाए जाते हैं। तो क्लियर है कि ये पाया कहाँ कहाँ जाता है। तो इसका उपस्थिति में अगर हम लिखें तो उपस्थिति में हो जाएगा साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। और कहाँ पाया जाता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना। तो इस तरह से दो जगह, और केंद्रक झिल्ली, ये केंद्रक झिल्ली में भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से इन स्थानों में ये पाए जाते हैं और ये आवरणहीन कोशिकांग है, याद रखिएगा। और बाकी सभी आवरण युक्त ही होते हैं और ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, इसका मुख्य फंक्शन है। तो इस तरह से राइबोसोम के बारे में हम लोगों को जानकारी हो गया। अब आते हैं ये एक अन्य कोशिकांग जिसका नाम है गोल्गी बॉडी, इसको गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं, गोल्गी बॉडी भी। इसका खोज 1898 ईस्वी में कैमिलियो गोल्जी ने किया था। कैमिलियो गोल्जी कहिए या गोल्गी कहिए, गोल्गी ने किया था। तो याद रखिएगा कैमिलियो गोल्गी। इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, तो जंतु अथवा पादप दोनों ही कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में उपस्थित नलीनुमा रचना जो सेक्रेशन में सहायता करता है, यानी विभिन्न प्रकार के पदार्थों के स्रवण की क्रिया में सहायता करते हैं, उसको हम गोल्गी बॉडी कहते हैं। ठीक है। अब ये गोल्गी बॉडी में देखिए कौन कौन से रचनाएं होते हैं वो थोड़ा सा जान लीजिए, कौन कौन से इसमें रचनाएं होते हैं। देखिए ये जो समानांतर रचना हम लोग इस तरह से ट्यूब के समान देख रहे हैं और ये एक दूसरे के समानांतर होता है, इसको सिस्टर्नी कहते हैं, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे गोल गोल रचना दिखाई देते हैं इसको वेसाइकिल कहते हैं, भेजाइकिल कहते हैं या वेसिकिल कहते हैं, जो भी पढ़िए। और जो बड़े बड़े रचना है गोल गोल, इसको वैकुल्स कहते हैं, वैकुल्स कहते हैं। तो इस तरह से वेसाइकिल, वैकुल्स और सिस्टर्नी, ये तीन रचना के द्वारा गठित होता है जिसको कि हम गोल्गी बॉडी कहते हैं। इसका काम क्या है, तो इसका मेन फंक्शन है सेक्रेशन। ये विभिन्न पदार्थों का सेक्रेशन करते हैं, चाहे वो एंजाइम हो या हार्मोन हो। अर्थात ये कहाँ पाया जाता है, तो प्राप्ति स्थान में हम लिखेंगे ये पाया जाता है कोशिका के साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाता है। इसके भाग क्या कौन कौन से होते हैं, नाम लिख देंगे, सिस्टर्नी, वेसाइकिल या वेसिकिल, जो भी लिखिए, वेसिकिल और वैकुल्स। तो ये तीन रचना के मिलने से बना होता है। इसका फंक्शन क्या है, यानी कार्य इसका मुख्य रूप से सेक्रेशन है, मतलब श्रवण का काम करता है, श्रवण कार्य करता है। ये श्रवण कार्य में क्या क्या सेक्रेशन करता है, तो एंजाइम का और प्रोटीन का। अब ये एंजाइम जो होता है, ये एंजाइम
लाइसोसोम के रचना में भी भाग लेता है, या लाइसोसोम में एंजाइम बनाने का भी काम यहीं से होता है, अर्थात ये लाइसोसोम के उत्पत्ति में भी सहायक होता है। तो ये हम लिख सकते हैं लाइसोसोम के निर्माण में सहायक होते हैं, निर्माण में सहायक होते हैं, और विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उसको स्टोर करने में भी सहायता करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सबको स्टोर भी करने में ये सहायता करता है, और ट्रांसलोकेशन में भी सहायता करता है, मतलब एक पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में भी ये सहायक होता है, यानी ट्रांसलोकेशन में भी सहायता करता है। ट्रांसलोकेशन में सहायक होते हैं। तो इस तरह से इसका भी हम लोग जानकारी कर लिए हैं गोल्जी बॉडी का। ठीक है, अब देखिए लाइसोसोम एक ऐसा रचना है जो केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अर्थात जंतु कोशिका के कोशिका द्रव के अंदर उपस्थित वे कोशिकांग जो एंजाइम का सेक्रेशन करता है या एंजाइम को स्टोर करता है, एंजाइम तैयार करता है, जो डाइजेशन में सहायक होते हैं, अर्थात पाचन क्रिया में सहायक होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम कहते हैं। अब देखिए जंतु कोशिका ये है, अब इसके साइटोप्लाज्म में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग लाइसोसोम कहते हैं। इसके अंदर कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है, उसको हाइड्रोक्सी एंजाइम भी बोलते हैं, और ये एंजाइम जो होता है हाइड्रोक्सी एंजाइम, ये क्या करता है, जटिल से जटिल पदार्थों का डाइजेशन में सहायक होते हैं, अर्थात विभिन्न पदार्थ के पदार्थों को डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो इसका प्राप्ति स्थान क्या हुआ, प्राप्ति स्थान इसका हुआ कोशिका द्रव, लेकिन किसका कोशिका द्रव, तो जंतु कोशिका के कोशिका द्रव, ठीक है, वहीं पे ये पाया जाता है। अच्छा, इसका बनावट कैसा होता है, तो इसका बनावट है गोलाकार थैलीनुमा आकृति इसके होते हैं। इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसमें कठोर पदार्थ को पचाने के लिए एंजाइम उपस्थित होते हैं। क्लियर? अच्छा, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जो कोशिकाएं क्रियाहीन हो जाते हैं, अर्थात जिसका मेटाबॉलिक क्रिया बंद हो जाता है किसी कारणवश, तो ये कोशिका डेड हो जाते हैं, जैविक क्रिया इसमें नहीं होती है। तो उस समय क्या होता है, इसके थैली का जो एंजाइम होता है वो बाहर निकल जाता है, क्योंकि इसका बैग फट जाता है, और फट करके ये बाहर निकल के पूरे कोशिका को भी नष्ट कर देता है। इसलिए इसको आत्मघाती थैला भी कहते हैं, आत्मघाती थैला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं, सुसाइडल बैग। इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन आ सकता है कि किस कोशिकाओं को सुसाइडल बैग भी कहते हैं और क्यों। तो लिखेंगे कि जब कोशिका ओल्ड हो जाते हैं और उसके अंदर मेटाबॉलिक की क्रिया बंद हो जाती है, उपापचय की क्रिया बंद हो जाती है, तो उस समय कोशिका के अंदर जो लाइसोसोम होते हैं उसकी दीवार फट जाती है और उसके अंदर के सारा डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर निकल जाते हैं, और वो क्या करता है, संपूर्ण कोशिका को नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है, इनगल्फ कर लेता है उसको। इसलिए इसको हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं, क्योंकि पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है। तो इस तरह से इसका जवाब भी हम लोग लिख सकते हैं, और इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। इसका प्रमुख फंक्शन क्या है, देख लीजिए। इसका प्रमुख फंक्शन है कि जो जटिल से जटिल इसके अंदर सबस्टेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस, चाहे वो प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, तो उसका क्या करता है, वो डाइजेशन करता है, अर्थात उसको छोटे छोटे अणुओं में विभक्त करता है। जब जरूरत पड़ता है तो जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में बदल करके एनर्जी को भी प्रोवाइड करता है,
अर्थात ये सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। तो इस तरह से कोशिका में ये उपस्थित होते हैं, जिसको कहते हैं कि लाइसोसोम। तो आप लाइसोसोम से पढ़ करके आगे हम निकलते हैं। अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, तो इसको ज्यादातर इंग्लिश में ही प्रयोग किया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ध्यान रखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित होते हैं। लेकिन कहाँ उपस्थित होते हैं, थोड़ा सा फिगर देख लीजिए। जैसे ये जंतु कोशिका है, ये केंद्रक झिल्ली है और ये कोशिका झिल्ली है। तो केंद्रक झिल्ली से शुरू हो करके ये भी गोल्जी काय के जैसा ही रचना है। इस तरह से ये शाखान्वित भी हो सकते हैं और यहाँ तक चले आते हैं। कहने का मतलब केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली के बीच तक ये इस तरह से रचना बनाते रहता है और ये इस तरह से फैला हुआ रचना दिखाई देता है। अर्थात इसको हम कोशिका का कंकाल भी कहते हैं, क्योंकि ये कोशिका को आंतरिक शक्ति भी प्रोवाइड करता है। और इसके अंदर ये जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जिसको कि कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं एस, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टू टाइप का होता है, एक होता है SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका शॉर्ट फॉर्म हम लिख देते हैं, याद रखिएगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ लिखा हुआ है, ये S से स्मूथ हो गया, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें राइबोसोम नहीं होता, अर्थात विदाउट राइबोसोम का कण इसमें नहीं होगा, और ये होगा विथ राइबोसोम। इसका मतलब अगर राइबोसोम है तो उसको हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, और जिसमें नहीं है उसको विदाउट राइबोसोम कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से दो प्रकार ये होते हैं। अब ये इसका प्राप्ति स्थान कहाँ है, तो प्राप्ति स्थान में अगर हम लोग को पूछा जाए प्राप्ति स्थान तो हम लोग बोलेंगे कहाँ पे, बोलिए तो केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली के बीच, कोशिका झिल्ली के बीच उपस्थित होते हैं, है ना। और इसके कितने भाग होते हैं, तो इसका भाग दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार, है ना। कौन कौन बोलिए, SER और दूसरा क्या है RER। क्लियर, और क्या क्या है ये क्लियर समझ में आ गया। अब इसका देखिए रचना, तो इसका रचना में तीन जो है भाग लेता है, मतलब तीन इसके अंग होते हैं। जिस तरह से गोल्जी बॉडी का हुआ था उसी तरह से इसका भी भाग होता है, सिस्टर्नी, दूसरा है वेसिकिल, और तीसरा है ट्यूबुल्स। ये एक अलग रचना है ट्यूबुल्स। तो देखिए जो सिस्टर्नी होता है उसका आकार ठीक वैसे ही होता है, समानांतर ये भी होता है, और थैलीनुमा रचना होता है इस तरीके से, देख लीजिए। और जो वेसाइकिल होता है वो गोल गोल रचना होता है इस तरीके से, है ना। और जो ट्यूबुल्स होता है वो शाखान्वित ट्यूबनुमा रचना होता है। देखिए जैसे ये शाखा इधर से इधर ऐसे शाखा निकल गया है, इधर भी शाखा इस तरह से निकल गया है, फिर इस तरह से शाखा इसका निकल गया है। तो इस तरह का रचना जो होता है इसका नाम है ट्यूबुल्स। तो देखिए ये है ट्यूबुल्स, ये है वेसाइकिल और ये है सिस्टर्नी। तो इस तरह से हम बिल्कुल सामने हम रचना बता दिए हैं। तो ये रचना जो होता है ये आपका होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, सो देखिए। ये तो सबसे पहली बात है कि जितने भी कोशिकांग होते हैं उसको एक उचित स्थान पर ये अवस्थित करके रखते हैं, क्योंकि ये बीच बीच में जालनुमा रचना बना देता है, जिससे जहां जहां कोशिकांग जो होते हैं उसका मूवमेंट नहीं हो पाता है, वो अपने अस्थिर स्थान पर रह सकते हैं। पहला काम है। दूसरा है यांत्रिक शक्ति प्रदान करना, क्योंकि कोशिका के अंदर जो यांत्रिक शक्ति मिलता है उसको वो
किससे मिलता है? तो इसी से मिलता है, जिसको कि हम कहते हैं कोशिका का कंकाल भी इसको कहते हैं। तो इस तरह से यांत्रिक शक्ति प्रदान किया। तीसरा फंक्शन क्या है? तीसरा फंक्शन है यांत्रिक सहायता। यांत्रिक सहायता। अच्छा, दूसरा क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। देखिए, प्रोटीन संश्लेषण क्यों हम बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम के कण भी होते हैं, इसलिए ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। और तीसरा, कोशिकांग को उत्पन्न करने में भी सहायता करते हैं, उत्पन्न करने में सहायता करते हैं और कोशिकांग को अपने स्थान पर अस्थिर रखने में सहायता करते हैं। तो इस तरह से इसका हम लोग फंक्शन देखिए। तो अब देखिए वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या है वो देखिए। वैक्यूल्स दरअसल जंतु कोशिका और पौधा कोशिका दोनों में उपस्थित होते हैं। तो अब देखिए ध्यान से, जो जंतु कोशिका में होते हैं वो साइटोप्लाज्म में इस तरह से गोल गोल रचना बिखरे हुए पड़े होते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे होते हैं। और जो जंतु कोशिका प्लांट कोशिका है, इसमें बड़े बड़े रिक्तिका पाए जाते हैं। तो अंतर इतना ही है कि यह जंतु तथा वनस्पति कोशिका के साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं। जंतु कोशिका में इसकी आकृति छोटे छोटे होते हैं और वनस्पति कोशिका में इसकी आकृति बड़े बड़े होते हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसका प्राप्ति स्थान। प्राप्ति स्थान क्या है बताइए? जंतु तथा पौधा कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं। कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं। क्लियर है? उपस्थित होते हैं। अच्छा, जंतु कोशिका में छोटी छोटी, जंतु कोशिका में इसकी आकृति कैसी होती है? छोटी छोटी। परंतु वनस्पति कोशिका में इसकी आकृति कैसी होती है? वनस्पति कोशिका में इसकी आकृति बड़ी बड़ी होती है। इसकी आकृति बड़ी बड़ी होती है। क्लियर? बड़ी बड़ी होती है। इसके जो चारों ओर से जो लेयर है घिरा हुआ, इसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। याद रखिएगा, टोनोप्लास्ट। ये रचना में आ जाएगा कि वैक्यूल्स चारों ओर से जिस रचना के द्वारा घिरा होता है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है? और इसके अंदर जो द्रव पदार्थ उपस्थित होते हैं इसको सेल सैप भी कहते हैं। सेल सैप, टोनोप्लास्ट और सेल सैप। तो सेल सैप इसको हम कोसा रस भी कहते हैं हिंदी में, कोसा रस। तो कोसा रस कहाँ पाया जाता है? निश्चित रूप से वैक्यूल्स के अंदर। अब बताइए ये जो है तो किस लिए है? देखिए, ये दरअसल क्या होता है, यूनिसेलुलर एनिमल के अंदर ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो यूनिसेलुलर एनिमल होता है उसमें ये वैक्यूल्स उसके अंदर फूड मटेरियल्स को भी जमा करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को भी जमा करता है, खनिज पदार्थ को भी जमा करता है। तो इस तरह से वहां इसका बहुत सारा फंक्शन है यूनिसेलुलर एनिमल्स के अंदर। वो इसका शरीर के अंदर होने वाले मेटाबॉलिक क्रियाओं पर भी नियंत्रण स्थापित करता है, क्योंकि उस जल के कमी और अधिकता के कारण भी विभिन्न प्रकार के क्रिया संपन्न होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, ये सब जो जीव जंतु होते हैं। लेकिन अब यहाँ अगर हम लोग देखें तो वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका में इसका काम क्या है? जो स्टोरेज मटेरियल है उसको ये स्टोर करके रखता है। जैसे अतिरिक्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में, प्रोटीन एमिनो एसिड के रूप में जो भी होता है वो खनिज पदार्थों को भी अलग रखता है और स्टोरेज मटेरियल को भी अलग रखता है, उत्सर्जी पदार्थ को अलग रखता है। और उत्सर्जी पदार्थ जब जरूरत पड़ता है तो वो कोशिका से बाहर भी निकालने में सहायता करता है। इस तरह से ये उत्सर्जन की क्रिया में भी मदद करता है और स्टोरेज की क्रिया में भी मदद करता है। तो इसका दो फंक्शन होगा। पहला क्या हुआ? स्टोरेज। स्टोरेज मतलब होता है संग्रह। पहला फंक्शन तो स्टोरेज हो गया, स्टोरेज यानी खाद्य पदार्थों का संचय, और दूसरा काम क्या होगा? उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालना, यानी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आउट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, यानी उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालना। उत्सर्जित पदार्थ मतलब जो गंदे पदार्थ होते हैं
को बाहर निकालना, ठीक है। और तीसरा होता है कि कोशिका के अंदर जो जल का है वो नियंत्रण करता है। तो कोशिका के अंदर जल नियंत्रण में सहायक होते हैं। तो इस तरह से हम लोग वैक्यूल्स के बारे में देख लिए। अब आया है माइक्रोट्यूबुल्स। माइक्रोट्यूबुल्स क्या है सो देखिए, ये क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका मतलब जो विकसित प्रकार के केंद्रक वाली कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका। तो यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में उपस्थित लंबे लंबे अलग अलग व्यास वाली नलीनुमा रचना, जो कि ट्यूबलिन ए और ट्यूबलिन बी प्रकार के होते हैं, अर्थात प्रोटीन के बने हुए आवरण विहीन ये भी होते हैं, इस तरह से पाए जाते हैं। ये अलग अलग व्यास के भी हो सकते हैं, कभी छोटा इसका व्यास नली हो सकते हैं, बड़ा व्यास हो सकते हैं। इस तरह से इसका फंक्शन मुख्य रूप से है क्या, ये कोशिका को गति प्रदान करने के लिए काम करते हैं। और ये प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो ये लंबे लंबे पाइप नुमा रचना होता है, जो कि अलग अलग व्यास के होते हैं। ये कोशिका के साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, जंतु तथा वनस्पति कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपस्थित लंबे लंबे पाइप नुमा रचना जो अलग अलग व्यास के होते हैं, प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, उससे ही हम क्या कहते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स कहते हैं। ये इसका मुख्य फंक्शन जो है, वो मुख्य फंक्शन क्या है सो देख लीजिए। रचना तो देख ही लिए हैं, ये रचना अलग अलग व्यास वाली पाइप नुमा रचना होते हैं। इसका मुख्य फंक्शन देख लीजिए, ये क्या करता है, कोशिका को गति प्रदान करता है, यानी कोशिका के अंदर जो कोशिकांग होते हैं उसको गति प्रदान करते हैं, कोशिका को गति प्रदान करते हैं, है ना। दूसरा फंक्शन इसका क्या है, कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करते हैं, कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करते हैं, एक निश्चित आकृति प्रदान करते हैं, आकृति प्रदान करते हैं। अर्थात ये भी कोशिका के कंकाल के समान व्यवहार करते हैं, यानी कोशिका कंकाल के समान, कोशिका के कंकाल के समान, कंकाल के समान कार्य करता है। तो इस तरह से माइक्रोट्यूबुल्स भी हम लोग देख रहे हैं, ये भी कोशिका के अंदर उपस्थित होते हैं। एक टॉपिक और हम देख लेंगे, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन है क्या, तो देख लीजिए ध्यान से कि कोई भी सेल जब मैच्योर हो जाता है तो वो डिवाइड करने लगता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, केंद्रक के अंदर जो द्रव होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर जो द्रव्य होते हैं, उन दोनों में अनियमितता आ जाते हैं, मतलब असमानता आ जाता है। और असमानता आ जाने के कारण क्या होता है, केंद्रक विभाजित होकर दो भागों में बंट जाते हैं, जिसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। उसके बाद फिर साइटोप्लाज्म भी दो भागों में बंट जाते हैं, जिससे कि एक सेल दो सेल में बंट जाता है। इसको कोशिका विभाजन कहते हैं। तो कोशिका विभाजन का परिभाषा क्या हुआ, तो सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन किसे कहते हैं, ये अगला क्लास में यानी 10th क्लास में विस्तृत रूप से पढ़िएगा। अभी हम थोड़ा सा ऐसे बताते रहे हैं कोशिका विभाजन आखिर है क्या। तो देखिए, मतलब कि एक वयस्क कोशिका के विभाजन के द्वारा सूक्ष्म कोशिका अर्थात छोटी कोशिका या पुत्री कोशिका के निर्माण की विधि को ही कोशिका विभाजन कहते हैं। क्लियर। एक वयस्क मातृ कोशिका विभाजित होकर पुत्री कोशिका का निर्माण करते हैं, उसे ही कोशिका विभाजन कहते हैं। क्लियर। अब ये कोशिका विभाजन के दो भाग होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में उसका केंद्रक पहले डिवाइड होता है और केंद्रक डिवाइड हो करके ये दो भागों में बंट जाता है, फिर कोशिका विभाजित हो जाता है, यानी साइटोप्लाज्म विभाजित हो जाता है, जिससे कि एक सेल से कितने सेल तैयार हो गए, दो सेल तैयार हो गया। इसको कोशिका विभाजन कहते हैं। अब कोशिका विभाजन दो प्रकार के मुख्य रूप से माना गया है, एक है माइटोसिस, माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस। ठीक है, मियोसिस। माइटोसिस को कहते हैं समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, और मियोसिस को कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। अब ये दोनों क्या है वो देख लीजिए, माइटोसिस और मियोसिस क्या है। जब एक वयस्क मातृ कोशिका विभाजित होकर दो पुत्री का कोशिका का निर्माण करे और उसमें क्रोमोसोम की संख्या मातृ कोशिका के समान, अर्थात जो मदर सेल है, इसको मदर सेल कहते हैं, इसको डॉटर सेल कहते हैं। तो मदर सेल में अगर क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ा है,
अगर इसमें भी 23 जोड़ा हो जाए और इसमें भी 23 जोड़ा क्रोमोसोम हो जाए तो निश्चित रूप से ये कौन सा डिवीजन हुआ, माइटोसिस। अर्थात मातृ कोशिका के विभाजन होने से जो 2 पुत्री कोशिका तैयार होते हैं उसमें क्रोमोसोम की संख्या मातृ कोशिका के समान होते हैं, यानी मदर सेल के समान होते हैं, तो उसको हम कहते हैं माइटोसिस। और मियोसिस में क्या होता है, तो कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसमें एक मदर सेल 4 डॉटर सेल का निर्माण करता है, अर्थात एक मातृ कोशिका 4 पुत्री कोशिका का निर्माण करते हैं और प्रत्येक पुत्री कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या मातृ कोशिका की आधी होती है। अर्थात इसमें अगर 23 जोड़ा क्रोमोसोम है यानी 46 क्रोमोसोम है, तो इससे जो 4 कोशिकाएं बनेंगे, 1 2 3 4 कोशिका जो बनेंगे, इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितना हो जाएगा, 23 मतलब आधी, इसके आधी हो जाएंगे कोशिकाओं की संख्या। अब ये बाद वाली बात है कि इसमें 23 यहाँ 46 होकर इसमें 23 इतना कैसे आ गया, ये बाद वाला बात है जो कि अगला 10 क्लास में समझिएगा। तो इस तरह से कोशिका विभाजित होते हैं और कोशिका विभाजित होकर के विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं का निर्माण करते हैं और वो टिश्यू का निर्माण करते हैं, टिश्यू से फिर अंग का निर्माण होते हैं, अंग से अंग तंत्र का निर्माण होते हैं और अंग तंत्र से एक संपूर्ण जीव का निर्माण हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग आज कोशिका विभाजन का पढ़ करके ये पूरा सेल का चैप्टर खत्म कर दिए हैं। ये सेकंड पार्ट में आप लोग देख लीजिएगा। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब करिएगा, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करिएगा और देखिएगा जरूर, इसको पूरा वीडियो देखिएगा, है ना। इस तरह से थैंक यू।